इस तरह से क्या हमारा है, डन। चलो फिर, यहाँ तो खुश चुका है। अब बताओ मुझे तो, अलग अलग नाम दिए रहेंगे आपको और चूज करना होगा। तो आपने चूज कर लिया, लेकिन अगर मैं यूं ही पूछूं आपसे कि आपके जितने याद है बताना, अगर एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, इस तरफ एनर्जी ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो इस तरफ क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। क्या क्लियर? बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका नाम क्या है? बिना देखे बोलना है। ब्रॉडकास्ट का नाम है। उसके बाद क्या है? रेडियो है। उसके बाद रडार है। उसके बाद विजिबल लाइट। अगर ब्रेक करना हो तो क्या होगा? यहीं पे। वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा सुपीरियर रेड। ये जानते हो, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो, इसलिए कुछ चीजें कनेक्ट करके रखना चाहिए आपस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ वायलेट। इसके बाद क्या आएगा? देन व्हाट इज कॉस्मिक रेज? व्हाट इज कॉस्मिक रेज? हायर एनर्जी, ऑल द is the cosmos having very high energy, high frequency, low wavelength, travel less, and that's why they don't reach earth. क्या क्लियर है? इस तरीके से जब फ्री हैंड बनाने कंडीशन में आ जाओगे अपने नोटबुक में, विदाउट गोइंग योर सपोर्ट, मतलब ये आपका हो गया। और मेरे से पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए, क्लास में हो गया आपका, हो गया फॉर एवर। ऐसे ड्रॉ कर चुके हो। जो लोग क्लास में नोट नहीं करते हैं, रफ कॉपी लेके जरूर बैठे, अगर प्रैक्टिस कर लो लिख लो तो बहुत सही रहता है। क्या? इसके बाद हमें पढ़ना है, बोलो बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कंपोजिशन देख लिया हमने, ऑरिजिन देख लिया हमने, और उसमें जितनी गैसेज हैं उनके बारे में पढ़ लिया, साथ साथ में एक्स्ट्रा डिटेल्स इंपॉर्टेंट थे कई सब। कितने हो अभी जो सही सही फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन लिख के दिखा सकते हो बिना कॉपी देखे? लिख के दिखाओ, हैव 1 मिनट टाइम, विदाउट गोइंग थ्रू एनी कॉपी। एग्जाम्पल है, ये हो चुका है ना? एक याद करने के लिए देखो, वायलेट का कितना है यहाँ पे, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, हाँ वायलेट है ना, लगभग 400, 380 मतलब एग्जैक्ट 380 एंड 700। ये ऐसे बता सकते हो बिना ये लिखे हुए? अगर सिर्फ ऐसे हो, डिस्टेंस हो, इसका क्या मतलब हुआ? इधर क्या होगा, लॉन्ग वेव है तो क्या हो गया, रेड। इधर क्या होगा, शॉर्ट वेव। कलर एंड टेम्परेचर बता सकते हो, टेम्परेचर ज़्यादा तो कलर टुवर्ड्स वायलेट, कम तो टुवर्ड्स रेड। क्लियर है? आपका रिजल्ट यूपीएससी का आ जाए, आपके चेहरे
और फेल हो गए तो कहाँ जाएंगे? मरना नहीं है। दोपहर में सन कैसे दिखता है? येलो या ऑरेंज? वायलेट तक नहीं पहुंचता उतनी क्या, और ज्यादा होती तो मान लो लगभग 1200 डिग्री के आसपास। 1200 नहीं, 12,000 डिग्री से। क्या क्लियर है? क्या टेम्परेचर है वैसे सन का? है सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? इतना वो पीछे बैठे बैठे देख ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, तुम लोग आगे बैठ कर दिख रहे हो। लगभग 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। 6,000 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज इट इज कंसिडर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सन इज। सरफेस की बात कर रहा हूँ अभी से ही। हाँ कोई बात नहीं। A blue torch turns bluish from reddish as it is adjusted to burn hotter. अगर ये क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट। और यहाँ पे सेंटेंस लिखा हो सिर्फ यहाँ से आगे, सही है गलत? ब्लूइश कहने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, एनर्जी ज़्यादा उसमें आ, लाइट ज़्यादा होगा। वायलेट कलर यूज किया जाता है क्योंकि उतना टेम्परेचर टॉर्च में, इस सब में, जब सन के पास नहीं है तो हमारे पास कहाँ से? सन इतना। साइंटिस्ट। चलो, आपका नाम? रवीना। आपका नाम? आकांक्षा। आप लोग आंसर करो। आकांक्षा ने एक तारा देखा, येलो दिख रहा था, और रवीना ने एक तारा देखा जो ब्लू दिख रहा था। बताओ कौन सा तारा यंग है? फिर वो जीप जोर पढ़ा था अभी ना? PIYOR। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? एक येलो, दूसरा पहले कौन है? बी। ब्लू में एनर्जी ज़्यादा है, तब वो यंग है। येलो वाला क्या होगा? ऐसे भी आ सकते हैं, बता सकते हो। ज़्यादा नहीं कुछ। आंसर, आंसर क्या करना है बताइए दे। यहाँ 12,000 डिग्री से वायलेट ब्लूइश ना। और जिन्हें तो वो सुबह दिखता है, बाकी टाइम ऐसा दिखता है। अब 5,500। डरा क्यों रहे हो? इसलिए। व्हाट इज दिस? और यहाँ से खींच दो मैं, क्या होगा? वेवलेंथ से होगा। मान लो इस पॉइंट को वापस यहाँ आने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? बाकी लोग कहाँ हैं? कब पास करो, क्या पीछे बैठ? मैंने पूछा यहाँ से वापस यहाँ आने में जो समय लगा क्या बोलेंगे उससे? समय को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलेंगे ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ? नामी पढ़े हो? नामी।
ऐसे तुमसे अभी मान लो उस किनारे से करीब 5 किलोमीटर के अंदर आ गया सुनामी, वहाँ पे वेव तो होगा, किनारों पे जो वेव होगा और जो वहाँ पे जनरेट हुआ है वहाँ पे जो वेव होगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? सब के सब गलत। एक मिला याद कर लो हमेशा के लिए, टाइम पीरियड, कभी भी सुनामी आता है उसका कौन क्या रहता है? टाइम पीरियड सेम, मतलब कि यहाँ से वापस यहाँ आने में सेम लगेगा, इतना क्लियर है? अब जहाँ पे जनरेट हुआ वहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ऐसे बहुत दूर, इतना कम होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम वहाँ पे नाव चला रहे हो ना, फिर पता नहीं चलेगा वहाँ पे कोई सुनामी आया है, ऐसे आएगा आराम से। बहुत ज़्यादा उसका क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होगा। मान लिया सब करो 1 मिनट उसका लग गया टाइम पीरियड, अब सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना लगा, 1 मिनट। किनारों पे आता है स्पेस कम मिलता है और टाइम पीरियड रखना है सेम, यहाँ से उठा, अब 1 मिनट बाद वापस कहाँ आना है? बात समझ में आई? मतलब कि हाइट ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, किनारों पे क्या होगा, किनारों पे क्या होगा, बहुत ही बहुत ऊंचाई तक जाएगा, टाइम पीरियड उसको मेंटेन करना है, ये बेसिक साइंस है। वेवलेंथ एकदम कम, वेवलेंथ कम होता जाएगा लेकिन टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, इसका मतलब हाइट बढ़ता जाएगा, क्रिस एंड ट्रफ बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसा होता है कि 100 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अब सुनाई पढ़ने, हमें सिर्फ यहाँ बताना था वेवलेंथ। टाइम पीरियड क्यों कांस्टेंट हो रहा है? टाइम पीरियड सेम हमेशा, ये अपने जनरल साइंस वाले से पूछ, आइडियल कुछ भी। हाँ वापस मैं क्वेश्चन पूछना था कि जहाँ सुनामी आएगी वहां पे क्या होगा, वेवलेंथ पूछ रहा हूँ मैं, वेवलेंथ ज्यादा, और किनारों पे टाइम पीरियड, तुम्हारा क्वेश्चन जस्ट अगले चैप्टर, आज ही शायद आ जाए। राइट। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, वाटर वेव जरूर बोलना उसमें कि लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव का मतलब, अगर सिर्फ बोलोगे कहीं भी लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव, इसका मतलब होता है शॉर्ट वेव मतलब इनकमिंग सोलर, लॉन्ग वेव मतलब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसलिए उसमें वाटर वेव मिलाना जरूरी है। डन। ऑप्शनल, डन। अब फॉर्मूला टाइप करके दिखाना पड़ेगा, पढ़ो साइंस है, डायमेंशन, डायमेंशन। वहां पे ड्राइव करना होता है, ये फॉर्मूला पढ़ना नहीं है तुम्हें, बस क्लू दे दिया गया, सपोज ये इस पे डिपेंड करता है, अब तुम बाकायदा उसको डन। हट के समझ जाओगे तो हर चीज आसान है, याद करोगे तो याद करने का उल्टा होता है भूल, और समझने का उल्टा होता है ना समझ। एक ऐसा प्रक्रिया है जो इरेसिप्रोकल है, समझ जो है, समझ गए तो समझ, सही क्या, ये क्वेश्चन
हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जब वायुमंडल पढ़ रहे हो तो आपको क्या कि वायुमंडल कैसे ये है क्या, साथ साथ में इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में देख का बिहेवियर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल एटमोसफियर, साथ साथ हम महत्व क्या है रेलेवेंस और किस तरह से देखो है कुछ वायुमंडल के घटक परिवर्तन हो रहे हैं कुछ, जैसे कि वाष्पीकरण और हो रहा है कि नहीं, पेपर बन रहा है, बादल बन रहा है और बारिश हो रही है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं लगातार, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन हो रहा है कि नहीं, फोटोसिंथेसिस ब्रीथिंग, नहीं समझ में आ रहा। अगला बताओ, फुट हो रहा है कि नहीं, चेंजिंग और नॉट, एटमोसफियर में बदलाव लेके आता है ये थोड़ा बहुत। आगे वन में आग, जब वन में आग लगती है तो बदलाव लाती है, तुम्हारे मन में आग लगती है तुम्हारे जीवन बदलाव आ जाता है। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, जलती रहेगी तो मशाल जलता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। आगे धुल तूफान, सुना है धुल तूफान का नाम, कहाँ आता है, कहाँ, इंडिया पे नहीं आता, मतलब वर्ल्ड में, पृथ्वी पे ज़्यादातर खास करके वहाँ पे जहाँ पे डेजर्ट हो, वहाँ पे ज़्यादा धूल का मिलेगा तूफान आपको। ये फर्क डालेगा डस्ट पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंस में उस एरिया में। आगे सौर गतिविधि, सोलर फ्लेयर वगैरह, सोलर आंधी वगैरह आती हैं, आती भी है कि नहीं, देखा है कभी, गौर न करे कभी देखने को मौका मिले आंखों से, वरना थोड़ा देर देखोगे और निपट लोगे उसके बाद। और नहीं देख पाते हो क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरोरा बोलते हैं उससे, ऑरोरा। अब वो अलग बात है कि नॉर्थ में क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं, गलत बोल दिया, कोई नहीं याद, नीचे वाला याद कर लो, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोल लो, ऑस्ट्रेलिया है ना, कहानी खत्म। डन। दैनिक ये क्या है कि परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण समय माप, जलवायु में वेदर में परिवर्तन होता है कि नहीं, सबसे इजी दैनिक, एक ही दिन में सुबह में मौसम अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, रात का अलग, राइट। सबसे कम समय वाला दैनिक बोल देते हैं हम लोग। दूसरा 4 महीनों पे, 3 महीने, 2 महीने पे, वार्षिक, जैसे अल नीनो ला नीनो, ये ऐसी कोई घटना है क्या कि एक साल में 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ये तो 3 से लेकर के 7 साल के बीच में एक बार आता है। कौन, अल नीनो ला नीनो की घटना। वार्षिक परिवर्तन भी होते हैं, दैनिक भी होता है और दशकीय भी होता है। दशकीय में क्या होगा जैसे कि एक साल में ग्लोबल वार्मिंग तो होगी नहीं, धीरे धीरे करते करते आप लोग जो यूज कर रहे हो, आप लोग मतलब हम सब, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि क्या इन चाइना आर प्रोड्यूस टू मेनी कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ दैट आर ए स्मॉल कंट्री सफरिंग अ लॉट, का स्टेटमेंट था। कौन सा स्मॉल कंट्री, यूएस से, ज़्यादा नहीं, इंडिया से 4 गुना बड़ा है। टाइम जोन देखा है ना, ये टाइम जोन बड़ा है कि नहीं, फॉर स्मॉल कंट्री, और ये ग्लोबल होता है चूंकि क्या, ऑफ कोर्स है, दे आर नॉट द मेंबर राइट नाउ। शताब्दी भी होता है बदलाव। आप लोग अपने जीवन में जो इस वक्त बदलाव हो रहा है ना, उससे बहुत नहीं घबराना है। ज़्यादातर जो जीवन में आत्महत्याएं लोग करते हैं वो क्षणिक, छोटा दैनिक, या फिर थोड़ा सा अपने परिवर्तन देख करके डिसीजन लेते हैं, जो कि मूर्खता है। क्या पता शताब्दी वाला भी होना हो अभी जीवन में, महान बनने वाले हो। और अभी तो खुदीराम बोस की तरह मरो, शेखर आजाद की तरह मरो, भगत सिंह की तरह मरो, क्या पट लिया जाके कमरे में। चेंजेस होते हैं, याद रहेगा। आंसर लिख सकते हो मेंस पे कि कोई आ जाए कि परिवर्तन का समय, ना ना पास कर लो, वही, इधर लोकसभा है इधर राज्यसभा, वहां से आएगा यहाँ, फिर आप लोग पास करना।
हाँ, ट्राई नहीं हुई थी। क्या होगा, मुझे नेगेटिव बातें याद ही नहीं रहती, पता नहीं क्यों। इतनी बातें याद नहीं रखते। देखो ये भूल गए हैं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन का आंसर करो। वाई इज द अर्थ टेम्परेचर नियरली स्टेबल? ऐसा क्यों है? तुम पहले बिना देखे बताओ। अर्थ का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया अभी, 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हमारा टारगेट ये है कि 2000, एज पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, टारगेट कब तक? इस सेंचुरी, शताब्दी के अंत होते होते, इस शताब्दी के अंत होते होते क्या होना चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी 2022 चल रहा है, 24, और 0.8 डिग्री बढ़ चुका है, 2 डिग्री। अब उसके साथ आंसर बताओ। बी, बिकॉज द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन नियरली इक्वल्स द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। आर यू ऑल अग्री विद दिस पॉइंट? आप अभी थोड़ा देर बैठो, माहौल को समझो। बी है ना? अच्छा ये बताना, आप बताइए। आप इंग्लिश वाला फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर भी बताओ, कोई बात नहीं। ठीक क्यों नहीं होगा? बिकॉज द इनकमिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन डोमिनेट्स द आउट गोइंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्यों नहीं होगा? डोमिनेट करता है? नहीं करता है। लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव समझ में आ रहा है? आप बताएं। क्या देखिए, कोई नहीं बोलेगा। ये है सन, कहाँ है सन? मान लो ये है सन, ये है पृथ्वी। यहाँ पे जो सूर्य किरणें आती हैं, इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है या कम? बहुत बढ़िया, जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव। हो जाती है बाहर, लॉन्ग वेव। और तीसरे में क्या लिखा है? बिकॉज द इनकमिंग, जो आने वाली लॉन्ग वेव, यही गलत हो गया। क्लियर है? ये सही है कि इनकमिंग शॉर्ट वेव होता है, आउटगोइंग क्लियर है। बैलेंस रहता है लगभग, इसलिए टेम्परेचर बैलेंस। जैसे कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपको किसी ने 5 गालियां दी, आपने 5 गाली दी, बात बराबर। अगर 10 दे दे तो फिर क्या होगा? झगड़े बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कौन करेगा आंसर? सिर्फ हाथ उठाएगा, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठा के बताना है। 5 मिनट में आंसर ना आ जाए, अगली बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ। आसान है ना आंसर इसका? लेकिन हाथ दो ही उठे हैं, 3। बाकी सब? मिस्टर येलो, आंसर बताइए। आप ही बताएं आंसर, शांत रहो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हम हिंदी कर देते हैं इसका। ड्यूरिंग नाइट, रात में, द नेट ऑल वेव रेडिएशन इज डोमिनेटेड बाय। रात में जो रेडिएशन होता है, ठीक है, मतलब टेरेस्ट्रियल जो बाहर की ओर जा रहा होता है, ये क्या डोमिनेट करता है? डोमिनेट मान लो रात में तो करेगा ना। दिन में क्या होगा? इनकमिंग ज्यादा होगा, रात में आउट गोइंग ज्यादा। इनकमिंग जो है डोमिनेटेड बाय कौन सा? नेट। ड्यूरिंग नाइट की बात कर रहे हैं, बताओ। लॉन्ग वेव रेडिएशन, श्योर? क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव ही होते हैं। वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रात में करना अच्छा रहता है, ट्रैफिक नहीं मिलती। वैसे उसका कोई रिलेशन नहीं है। चलो बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटेंसिटी? तीव्रता का अच्छा वर्णन कौन करता है? ब्राइटनेस ऑफ ग्लोइंग बल्ब? कुछ और भी देख लो, ऑप्शन हो सकता है क्या?
कौन सा? डी में क्या है? चमकना अलग होता है और उससे हीट एनर्जी का निकलना अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सुन लो, वो जो पीला वाला लाइट आता था ना, ठीक है, उससे हीट ज़्यादा निकलता है, लेकिन लाइट से ज़्यादा ज़्यादा करने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है, तो हीट एनर्जी का निकलना और लाइट ज़्यादा निकलने का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा तीव्रता, हिंदी में बताओ। ग्लो, कितना ज़्यादा चमक रहा है वो। ठीक है, अगर तीव्रता पूछ जाए तो उसकी चमक से पता करते हैं। दो बल्ब है, ए बी, 10 वाट 20 वाट का। मान लो आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर 100 में से आ गए 90, खुश? क्या आ गए 99। बताओ किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसका इंटेंसिटी ज़्यादा है? समझ में आ गया? सन वर्सेस कोई भी एक ले लो, अलग से तारा, जो ज़्यादा चमकेगा वो ज़्यादा इंटेंस होगा। हाँ, हमने कब बताया कि हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? तो ज़्यादा चमकेगा वो, ठीक है। चमक, मेरा सिर्फ बताने की कोशिश क्या है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, वो इंटेंसिटी उसका ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आई? एक आयरन रॉड है, उसको हमने गर्म करना शुरू किया, अलग अलग समय पे अलग अलग टेम्परेचर को हमने नोट किया। वह बताना है जो सबसे कम टेम्परेचर होगा। क्यों है ना? इजी आंसर है। देखो, सबसे ज्यादा गर्म वायलेट। लिख रहा हूँ ऐसे, सबसे ज्यादा गर्म तो वायलेट, सबसे कम गर्म तो, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। इन बिटवीन समवेयर कोई भी हो सकता है, रेड एंड वायलेट के बीच में। को नहीं पढ़ना है ईमानदारी से, ठीक है? कोई नहीं पढ़ेगा नीचे, ऊपर पढ़ो, आंसर करो। आंखें वहीं जा रही है नीचे, जो मना किया जाए वहीं आता है आंखें। A black body is defined as a perfect absorber of radiation. It may or may not be a perfect emitter of the radiation. may और may not लिखा है, may लिखा है। देखो, जो एक परफेक्ट एब्जॉर्वर होता है वही परफेक्ट एमीटर भी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कंफ्यूजन रहना है कि ब्लैक होल का नाम सुना है, ब्लैक कपड़े का नाम देखते हो कि आया पूरा ऑब्जर्व कर लिया। वो रेडिएट आउट भी उतना ही बेहतर तरीके से करता है, ध्यान रहेगा। क्या? क्या एमिट करेगा? एनर्जी जो उसने एब्जॉर्व किया है, इट विल एमिट ऑल, थोड़ा ना गर्म होता जाएगा समय के साथ। अरे 1 मिनट बोलने दो, बोलने दो। हाँ, 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 दे रहा है। अच्छा, किसने बताया? किसने बताया कि नहीं कर रहा है? जितने भी आप लोग ब्लैक होल के बारे में कॉन्सेप्ट जानते हो, हमारी अवधारणाएं हैं, वहाँ पे तो मतलब लाइट भी जाकर वापस नहीं आती। जहाँ से लाइट वापस नहीं आती वो क्या क्या बोलते हैं? अंधेरा, काला दिखता है, इसलिए ब्लैक होल उसको बोलते हैं। बट ब्लैक होल एज पर द लेबोरेटरी में जो रिसर्च करके मालूम चलता है कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है उतना ही ज़्यादा एमिटर होता है। हमारा यूपीएससी पक्का, ठीक से पढ़ना साथ साथ में। पानी होगा क्या? तो बोलना पानी देना। डाक नहीं, हमारे सीनियर हैं। तो याद रहेगा, जैसे मान लो कि कोई इंसान को गुस्सा नहीं आता, तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, जब उसका गुस्सा निकलना शुरू होगा, ठहरोगे नहीं। समझे? नहीं समझे? ब्लैक होल। इसका आंसर करो। ध्यान रखना इसमें, कब हिंदी इंग्लिश चक्कर नहीं है ना।
वो है ना ग्राफ में T1 T2 T3। इसका आंसर कर दिया तो फिर आईएएस में पूछा गया, अगले 20 साल में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर आंसर कर सकते हो, अगर इसका आंसर किया तो ए T1 T2 T3। ऐसा क्यों? जिसमें एनर्जी ज्यादा का वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी। अब बताओ इस तीनों में इंटेंसिटी ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है। फिर क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहा है ये? क्या नहीं पूछा है? हो सकता है। यहाँ पे लिखी को हर बातों को नहीं मान लेना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। फिर मैं आऊँगा आगे इंडियन ज्योग्राफी में, अब ग्रे कई वर्ड आएगा, तो कहीं पे GREY लिखा होगा, कहीं पे GRAY लिखा होगा, तो परेशान नहीं होना है। समझ में आया जो कहना चाह रहा हूँ मैं? सबसे अधिक एनर्जी तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कह सकता हूँ मैं, तो ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कह सकता हूँ मैं। और जो हीट की बात कर रहे थे वो हीट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, क्योंकि जो बल्ब के अंदर से हीट बाहर इसलिए ज़्यादा आती है कि वो उसी पे बेस्ड ही है। कौन सा तार होता है उसके अंदर? टंगस्टन। वो रेसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा, तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तुम समझते समझते जा रहे हो, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, रुकावट नहीं है, एंजॉय करोगे। और जब सर दर्द करना शुरू करेगा, बिल्कुल समझ में क्या सर पढ़ाए जा रहे हैं, एकदम अंदर से बेचैन होना शुरू हो जाओगे। समझ में आया? वही होता है रेजिस्टेंस। और तुम क्लास में जब डिस्टर्ब करते हो, लॉ पास करते हो बैठे बैठे, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, और मैं पढ़ा रहता हूँ, फिर मेरे पास वो हीट एनर्जी निकलना शुरू होगा। सिंपल सी बात है, वेयर एवर रेजिस्टेंस आर देयर एनर्जी विल कम आउट। हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी, और उसमें कितना है, कितना भी है वो उससे से बाहर आ जाएगा। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दूं, ये सिल्वर वायर, यहाँ पे मैंने किया सिल्वर वायर, ले लूँ? ज़्यादा महंगा तो नहीं है? दूसरा हमने ले लिया एल्यूमिनियम। सेम करंट पास करो दोनों में से। मान लो यहाँ से हमने 5 एम्पियर करंट पास किया, यहाँ से भी 5। साउंड एनर्जी ज़्यादा किससे निकलेगा? सबके सेम होगा। हीट एनर्जी ज़्यादा किससे निकलेगा? कैसे समझ में आया? का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो किस में कन्वर्ट होगा वो? एनर्जी तो उतना ही है, लेकिन दैट विल ट्रांसफॉर्म इन अदर फॉर्म, हीट एनर्जी एंड। के लिए जो हमारा वायरिंग है, कायदे से सिल्वर कर देना चाहिए पूरे दिन इंडिया का। हीट लॉस नहीं होगा। हीट कह रहा हूँ, हीट लॉस तो मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा। कितना एनर्जी लॉस होता है इंडिया में पता है? ये बड़ा अच्छा आंसर था। बाबर कब मरा? आखिरी लड़ाई में। बाबर कब मरा था? आखिरी लड़ाई में। जन्म कब हुआ था? बर्थडे के दिन। अब बताओ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा, पूछना चाहिए सिल्वर का, क्यों नहीं कर रही सरकार? एक तो कॉस्टली, दूसरे हमारा चोरी भी होती है। अगला क्वेश्चन, साउंड क्यों ज्यादा आएगा? कितना लॉस होता है वैसे इंडिया में, ट्रांसमिशन लॉस ऑफ एनर्जी? आया था ना बहुत पहले, बस याद करोगे तो जाओगे। 1/4, ऐसे याद कर लो, कितना? 1/4, 26% वैसे होता है एग्जैक्ट, कितना लॉस हो जाता है। आप बताओ क्लास में जितना पढ़ते हो, अभी जितना पढ़े हो, कितना परसेंट दिमाग में है, कितना परसेंट लॉस हो गया है? तब कि कुछ भी अगर लॉस हुआ है, गड़बड़ बात है। आप क्या बनने की कोशिश करो? ऐसा नहीं है कि ये सुपर कंडक्टर है, इसमें भी लॉस होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर लेना पड़ेगा हमें सुपर कंडक्टर कॉन्सिक्वेंस। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा है? गामा रेस। सबसे ज्यादा एनर्जी? गामा रेस। सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर?
सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कह रहे, सारे का मकर के आगे बढ़ जाए। अब अगला क्वेश्चन, कहाँ है ये, बताओ। पहले बता दिया तुम्हें। अच्छा, विच वन कैन कॉज कैंसर एट द फास्टेस्ट? गामा, आयोनाइजेशन ऑफ सेल, गामा पेनिट्रेशन, गामा पहलवान, गामा मारेगा, वेरी गुड। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी समझ। Why are high frequency gamma rays more dangerous to human than the visible light? Because of more penetrating power, because of more energy, because of shortest wavelength, कुछ भी बोल दे सही है। तो क्या है? Greater energy than visual, सही है इतना। देखे पढ़ रहे सेम था। अब टॉपिक पढ़ लेते हैं। इतना ज्यादा एमसीक्यू करोगे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट घर पे करते नहीं तो मैं कराता हूँ क्लास में। करते हो? टाइम नहीं मिलता? चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे बारे में। रोल ऑफ अर्थ एटमोसफियर बताओ, व्हाट इज रोल ऑफ अर्थ एटमोसफियर? मान लो कि ना हो एटमोसफियर, तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं है, क्यों? वेरी गुड, डाउन हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे चला जाएगा। एक्सट्रीम्स मतलब होता है दोनों, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा, जैसे कि बुध, बुध नहीं, हाँ बुध, बुध। मैं मरकरी करना चाह रहा था, बुध, क्योंकि सबसे करीब है वो। फिर बुध हो जाएंगे हम, बढ़ जाएंगे चलो। तो एक तो है लाइफ गिविंग गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली। इसके साथ साथ हमारे पृथ्वी पर गैसेस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या नहीं? यार गुड और बैड? यही होता है। हाँ बताओ, रुक जाओ तुम बताओ। बैड है? कल, कोई बात नहीं। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि बैठने के बाद ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लिंक होता है ना ये आपस में। और यहाँ पे सारी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। रिकॉर्ड तो आधे क्लास के बाद शुरू होता है हमारे यहाँ। एनीवेज, ग्रीन हाउस इज वेरी मच इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, अदरवाइज हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है 15 डिग्री सेल्सियस, ये होता ही नहीं। ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी गुड एक्चुअली, नाम ही है ग्रीन हाउस, क्योंकि इसका शुरुआत ही पॉजिटिविटी के साथ हुआ था। अलग बात है कि किस मात्रा जब ज़्यादा होने लगे, आपकी पढ़ाई ही है, मैं कहता हूँ 8 घंटे पढ़ो, आप लगे 18 घंटे पढ़ने, कितने दिन तक? बहुत जल्दी मिलोगे या तो हिमालय पे या फिर कांके, या पागल खाने। बात समझ में आई? तो एक्सेस का सही नहीं है, लिमिट में होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। प्रकृति क्या करती है कि एक तरफ हम लोग CO2 जो भी जनरेशन हो रहा है, तरफ बारिश हो रही है, पानी में घुल जा रहा है वो, और जो पेड़ पौधे हैं उनको कंज्यूम कर ले रहे हैं। जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना ही अगर कंजम्पशन हो गया तो बैलेंस्ड है, वेल एंड गुड। लेकिन द मोमेंट कंजम्पशन, तब प्रोडक्शन ज़्यादा और कंजम्पशन कम, ऐसे केसेस में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, जैसे आपके सेल ही हैं हाथ के चेहरे के, कितने खूबसूरत लगते हो देख के, आईना के सामने बहुत खुश रहते हो, अचानक से एक तरफ का सेल बढ़ना शुरू हो जाए, कोई डाइक, फिट, या एक्ोलिथ, लोकोलिथ, लैपोलिथ, ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाए, सेल ग्रोथ तो हो रहा है बट अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई?
everything balanced, otherwise it is gonna impact you, affect you negatively. तो इज द केस हियर एज वेल। तो पहला चीज, हमें ये टेम्परेचर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, लाइफ गिविंग गैसेस दे रहा है हमें, और क्या, और कुछ है, अब मैंने बात कर लिया। रेडिएशन से बचाता है कि नहीं आपको? कौन से रेडिएशन से? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जब कहते हो उसका क्या मतलब, कोई स्पेसिफिक? एक सिंपल वायलेट के जो बियॉन्ड चला गया सब के सब अल्ट्रावायलेट। रेड से आते थे हम लोग, कहाँ है? माइक्रोवेव से कहाँ है? पहले ब्रॉडकास्ट वेव, फिर कुछ बोलो, ब्रॉडकास्ट वेव, फिर रेडियो वेव, फिर रडार, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर रेड, फिर पूरा मान लो वी विबजी और हो गया, उसके बाद अल्ट्रा, उसके बाद अल्फा, फिर ऑल दोस एक्स रे, गामा सबसे डेंजरस है। रेगुलेट एनर सब टेम्परेचर को करता है, एंट्री एग्जिट को, एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मिट्योर से बताता है कि नहीं आपको? मिट्योर से बताता है कैसे? उल्का पिंड से बचाता है कि नहीं हमें एटमॉस्फेयर? वेदर कंट्रोल होता है कि नहीं? प्लांट ग्रोथ, एग्रीकल्चर, सॉइल फॉर्मेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ऑल आर गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेयर और नॉट? सबसे आसान। ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड? आप बताइए। गुलकन वर्षा के लिए? अब आप ही को याद कराता हूँ मैं, ध्यान सुनिए। अगर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो क्या फायदे होंगे? पहला, ऑक्सीजन है या नहीं? एक पॉइंट। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, अर्थ एनिमल के लिए, क्या अर्थ एनिमल? एलियन ही बोलते होंगे ना, अर्थ एनिमल। प्लांट के लिए CO2, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कौन सा? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है उसका? हमारा एटमॉस्फेयर की वजह से जो उल्का पिंड वगैरह या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आती है टकराने के लिए, तो वो जल के भस्म हो जाती है या बहुत छोटा होकर गिरती है, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। बचाया यहाँ से भी, इतने सारे पॉइंट हो गए। सही आंसर। बहुत सारे ना। ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस आपको दे रहा है, CO2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, मीटेरियल से बचा रहा है, एंड सो ऑन, कीप गोइंग। हो गया? तापमान नियंत्रण करना, पैराबैग्निक किरणों से बचाना, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, पानी के लिए उल्का पिंड से बचाना। एक बार क्या है? ऐसे करा हो किस? खुश नहीं हो? टू द पॉइंट, सारी बातें लिखी हुई हैं। हो गया ये भी? इंग्लिश में ज्यादा पॉइंट है, इंग्लिश में ज्यादा पॉइंट है हिंदी कंपेरिजन में, तूने गौर नहीं किया? कॉमा दे दे के लिखा हुआ है, सवाल फॉर्मेशन से हर चीज, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको, इतना काफी है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा वेव है, लॉन्ग शॉर्ट? ये, और ये जो रेड कलर या कलर दिखाई पड़ रहा है ये, ऑफ कोर्स वही तो एटमॉस्फेयर है। और क्या यहाँ तक होगा एटमॉस्फेयर?
अर्थ का नहीं दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें? ये तो पृथ्वी हो गई, ये वाला हिस्सा ब्लैंकेट चारों तरफ क्या है? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना होगा बताओ कोई क्लास में? 1500 किलोमीटर तक, बहुत अच्छे। हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर का थिकनेस कितना है? 800 बस। जो हमारा एक्सोस्फीयर है वो अपना 10,000 तक माना जाता है, किलोमीटर तक। और जब 10,000 के ऊपर जाते हो तो उसको हम लोग प्रॉपर स्पेस कहते हैं। हालांकि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा मानक जिसको बोलते हैं कर्मन लाइन, जानते हो? ये पूरे विश्व में एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जैसे यूएस, वो नहीं मानता। कर्मन लाइन कहता है ना 69 या 62 माइल्स, मीन्स 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बाद जो भी है सब स्पेस है। लेकिन मैं ब्लैंकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेस का डेफिनेशन यहीं पे दे दे रहा हूँ आपको। जैसे कहते हो ना कि मेरे ऊपर से एरोप्लेन पास नहीं करना चाहिए, नो फ्लाई जोन मान लो हमने घोषित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी कोई चीज़ पास नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई आपके एयर क्षेत्र में नहीं एंटर करेगा, क्योंकि वहां तक आप एटम बम ब्लास्ट कर सकते हो, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, एंड सो ऑन। एंड दैट्स वाई एक चीज़ ये समझ में आई। लेकिन जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की थिकनेस की, तो हमारा सबसे पहला ही कितना है? लगभग कितना? 18 से 20 किलोमीटर। उसके बाद 50 किलोमीटर तक क्या है? आप फिर 480। उसके बाद फिर मतलब और जाओ 10,000 तक। तो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होगी शुरू में, मतलब डेंस होगा, जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे एग्जैक्ट पॉइंट्स मानना हो तो 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक हम मान लेते हैं कि वहां तक हमारे गैसेज हैं और उनका इम्पैक्ट हम पे ज्यादा होता है। डन। हालांकि ये बाद में पूछना था, बातें हो रही है ना अभी कि पढ़ना ही हमें अलग अलग। चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात करें, डेंसिटी, कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा वेरिएशन, उसके अनुसार हमारे पास कितने होते हैं? दो तरह के, होमोस्फीयर मीन्स सम घन मंडल, और दूसरा विषम मंडल। विषम मतलब मान हो विषम। नहीं, इसको ऐसे कहना सही नहीं है ना। विषम मंडल और सम मंडल में तो दोनों में फर्क ये है कि जहाँ पे गैसों का जो कंपोजिशन है वो लगभग सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सबका रेशियो सेम मिलता रहेगा उसको सममंडल कहेंगे हम। जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका फिर वेरिएशन आ जाता है। ऐसा नहीं कि 78% वहाँ नाइट्रोजन है ही। अब पता लगेगा कि वहाँ पे हल्की गैसेस मिलेंगी, भारी गैसेस नीचे ही रह जाएंगी, तो उनका कंपोजिशन में क्या होगा? फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? विषम मंडल। क्लियर? जैसे घनत्व में तो कमी लगातार यहीं से आना शुरू हो जाएगा, नीचे से ही। घनत्व की कमी की जब बात करोगे तो अभी जी मेरे हाइट पे देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ घनत्व अलग है और दूसरे का घनत्व अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ का अलग है, लगातार अलग होता कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। सबसे भारी गैसेस कहाँ होंगी? टच करती हुई, पर कम होता जाएगा। तो घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि उनका कॉम्पोजिशन की। राइट? जैसे कि जितना भी एयर लिया, मान लो कि इस कमरे से मैंने 1 लीटर हवा निकाल लिया। 1 लीटर हवा में हम जब चेक कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज 78% नाइट्रोजन होगा ना, 21% ऑक्सीजन होगा, 99 हो गया, एंड सो ऑन। सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो उसमें भी उतना ही रहेगा, थर्ड पे उतना ही रहेगा। तो ये देखने को मिलता है करीब करीब 80 किलोमीटर तक। क्या मिलेगा? सेम मिलता है। 80 की जब बाहर जाते हैं तो ये कंपोजिशन बदलना शुरू हो जाता है। क्या बोलेंगे? विषम मंडल। की बात समझ में आई? एकदम टू द पॉइंट रहना है, स्पेसिफिक, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे ही आपको आंसर करने हैं। भी लिखोगे तो नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल नहीं है कि सब्जेक्टिव है, अपना तुम्हारा विचार अलग हो सकता है, गांधी जी का विचार अलग हो सकता है, तो नहीं। यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट रहना है। सम एंड विषम समझ में आ गया? डन। बस दो क्लास, दो चार कदम आगे क्यों रखते हो? ऐसी चीजें हो तो उसको नोट कर लो। वंस आई फिनिश एंड आई डोंट मेंशन देन आस्क। नहीं समझे? क्योंकि कुछ चीजें हमें पता होता है कि कब बताना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा था कल वाली क्लास,
परसों वाली क्लास अगर सबको मैं एक साथ बता दिया होता तो दिमाग से निकल गया होता। मैंने कैसे एक एक बात धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में बैठाया। ऑप्शन आगे पढ़ो। होमोस्फियर, इसमें तीन आ जाते हैं जो पढ़ा आपने, कौन कौन? क्षोभ, समताप एंड मध्य, इसलिए कहा था 80 किलोमीटर तक। 50 के ऊपर कौन सा है? मध्य। 50 के ऊपर कौन है? मेसोस्फियर, मध्य। ये तीनों यहां तक जाओगे तो कंपोजिशन सेम मिलेगा। उसके ऊपर अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा ड्रास्टिकली। जैसे हमारा टेम्परेचर कितना, लगभग 15 यहाँ पे, वहां पे 1200, 1300, 2000 तक बढ़ जाएगा टेम्परेचर। और ऐसे केसेस में कोई आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा गैसेस का या कम होगा, तो इतना टेम्परेचर हो जाए जैसे कि यहाँ पे शांति, सब यहाँ बैठे हो, थोड़ा सा यहाँ टेंस माहौल हो जाए, कड़े लाई वाली, सबके ब्रेन में एड्रेनालिन अलग अलग निकलेगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। कुछ यहाँ लड़ने के लिए बैठ जाएंगे, देखने एंजॉय करने के लिए, कुछ निकल लेंगे, छोड़ो यहाँ क्या फंसना है। तो यहाँ पे कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा क्लास का। फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। डन हो गया इतना? क्या, तो अच्छी बात है। कह रहे हो? समझ में आ रहा है ना कैसी? हेट्रो मतलब विषम, होमो मतलब सम, और सम मतलब, अंग्रेजी बोले हो, मैं पूछ रहा हूँ सम का मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन सेम होगा, रेशियो सेम होगा गैसेस का। ठीक है। हेट्रो विषम मंडल, आयन मंडल एंड होता है अंतरलापी का, एक होता है बहिर्लापी का। नाम, दो तरह के श्लोक होते हैं संस्कृत में, एक अंतरलापी का, एक बहिर्लापी का। अंदर बाह्य, अंदर बाह्य। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा संस्कृत है, रहने दो, बताऊंगा। किसाम भयम, किसको भय है? किसाम भयम किसको भय है? इसका आंसर बता सकते हो तुम लोग? कल पूछूंगा। भय किसको लगता है, एक शब्द में आंसर करना है। सब लोग अपना अपना चूज कर लेना, क्योंकि मिलेंगे 50 में सेंटेंसेस वर्ड्स। एट द एंड तुम्हें आना है एक शब्द पे कि भय किसको लगता है, डर किसको लगता है। यू हैव टू कम एट वन पॉइंट। कल बताना इसका आंसर, आज नहीं। इतनी जल्दीबाजी में अगर कल तक का समय दे रहा हूं तो कुछ तो बात होगी ना। आप याद दिला देना, लिख लो कहीं कॉपी पे। बड़ा अच्छा रिसर्च है एक। रवेः कवेः किम सामरस्यसारम कृषभ्यम किम किमदन्ति भृंगा। नहीं, नहीं, आपको जितने आधार दुनिया में मिल सकते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि एक शब्द में आंसर करना है कल, आज नहीं। मुझे लग रहा है कि सही है तो बताओ। गलत हो गया, इसलिए कहा कि थोड़ा सा सोचना। सुनो, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मुंह, कोई चीज पाने का मुंह, सब सही हो सकता है। मैंने कहा कि एक ऐसा वर्ड का प्रयोग करो जो हर परिस्थिति में सही हो, हर किसी के लिए सही हो। तो नाउ वी आर हैविंग, किस आधार पे? ध्यान सुनना। अब वो था कंपोजिशन के आधार पे, ये कौन सा है? टेम्परेचर के आधार पे, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे डेंसिटी क्या होगा? घनत्व कम होता जाएगा, राइट। और टेम्परेचर, गलत, वेरिएशन होगा। तो हम ना इसमें मेनली तो हमारा डेंसिटी तो कम हो ही रहे हैं, लेकिन मान लो कि हम जब ये वाले अभी एटमॉस्फेयर में हैं, यहाँ धरती से जैसे से ऊपर जाते हो, टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देता है, घटता दिखाई देता है। श्योर हो सब लोग? किसी को डाउट? क्योंकि जाते हो माउंटेन पे तो क्या मिलता है?
या फिर ठंड के गर्मी के मौसम में हिल एरिया में जाते हो क्या मनाने? हिल एरिया में क्यों जाते हो हिल एरिया में? ऊंचाई ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है, विल एंजॉय। इसका मतलब स्पष्ट है कि अल्टीट्यूड के साथ में टेम्परेचर। वेरी गुड। हेलो, क्या बताया मैंने अभी अभी? मैंने क्वेश्चन में क्या बताया अभी? बताना क्या चाह रहे थे? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग टेम्परेचर कम होता है। तो यह हमेशा कम होता रहेगा? एक समय आएगा यहाँ पे दिखेगा अचानक बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब उसको एक लेयर बोल सकते हैं ना, जहाँ तक हमारा टेम्परेचर गया। अब बढ़ना शुरू हुआ, एक समय के बाद वहां से फिर घटना शुरू हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारा एक लेयर। इस तरीके से मेनली टेम्परेचर के आधार पे हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया है। ये क्लियर है? सबसे नीचे वाला जहाँ पे टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है, जैसे से ऊपर जा रहे हैं हम, वो बोलते हैं ट्रोपोमंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, राइट। उसके ऊपर जाते हैं, अब एक एक करके ये नोट कर चुके हो। यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा? ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटो। स्ट्रेटो में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सारी जगह लिखा हुआ है, बट तुम्हें अगर हम लोग साथ पढ़ रहे हैं मतलब कुछ तो एडवांस होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर बताओ क्यों? कहाँ पे आए उनसे? आयनु तक कहाँ पहुंचा हूं मैं अभी? हाँ, हमारे लोअर अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर की, जिसमें क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। और ज्यादा कहाँ पे है? लोअर एटमॉस्फेयर। जैसे सबसे नीचे जमीन के सरफेस टच करता हुआ, जैसे से ऊपर जाएंगे हम लोग वैसे वैसे मात्रा कम होती जाएगी, हवाएं कम। ध्यान से तुम्हें गर्मी या ठंडी बात से महसूस होती है कि मीडियम क्या है। कि निर्वात में रहोगे तो टेम्परेचर चाहे 50,000 डिग्री सेल्सियस हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर जो गर्म कण आपको तुम्हें टच करेगा तो ना हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म होने चाहिए हमारा। हीट ट्रांसफर होने के लिए रियल मीडियम वहां पे चाहिए, कौन सा? एयर का। अब एयर है ही नहीं, में क्या लगेगा? पता नहीं चलेगा। कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं एयर की मात्रा कम होती जाएगी और साथ साथ में ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होते जाएंगे। और ध्यान से रखना, पर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर तुम ज्यादा जो महसूस करते हो, टेम्परेचर कमिंग की वजह, आउट गोइंग की वजह से। मान लो कि यहाँ पे बल्ब है, मैं यहाँ पे हीटर लगाया, यहाँ पे पास में हूँ, हीट ज़्यादा है कम? और दूर जाऊँगा तो पृथ्वी गर्म है। जैसे से ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? कि हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में यही फिनोमेना काम करता है, राइट। मैं क्लियर हो गया? क्यों का आंसर हो गया। ये हम इसलिए भी पढ़ते हैं अलग से लेयर बना करके, और इसमें आगे चल करके आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगा सबके बारे में, थोड़ा बहुत दो चार पॉइंट। अल्टीमेटली हमें पढ़ना है कि जितने भी क्लाइमेटोलॉजी के हम पार्ट्स पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक इवेंट्स पढ़ेंगे, सब कहाँ होता है? सबके सब क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में होता है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते। हाँ, पहले आप। गलत है, गलत है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, आयरन बढ़ता है। बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, हाँ बोलो। ये बताओ, मैं पूछा हूँ अभी तक? हमारी क्लास पूरी तरह से बीमार है।
सबको ही देखता हूँ। मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि अभी शुरुआत कहाँ से किया हमने, क्षोभ मंडल से। ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को पढ़ाने का तरीका चेंज करता हूँ मैं। अब ऐसे ही पढ़ाया जाएगा फास्ट। देखो ऐसे पढ़ाया जाता है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। यहाँ से जब तुम पोल के पास पहुंचोगे तो वहां पे चूंकि पोल पे क्या है, ठंडा, हवाएं गर्म ऊपर उठ नहीं सकती हैं, तो से 7 से 8 किलोमीटर तक पहुंच पाती हैं। इक्वेटर के पास क्या होता है, मान लो इक्वेटर रीजन है, गर्मी ज़्यादा, हवाएं गर्म ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी, ये करीब 18 तक उठ जाती है। बात समझ में आई? ठीक है। फिर यहाँ पोल कम, तो कुछ ऐसा बनेगा लेयर, तो मंडल का हाइट किनारों पे, इस पोल के पास कम, पोल के पास कम। आंसर मिलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटर के आसपास के रीजन में हमारा जो थिकनेस होता है तो मंडल का ज़्यादा क्यों होता है, बता सकते हो? वेरी गुड। सुनो, ये कितना हो गया, 7 से 8। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, आराम से कर लो, 8 से 18, 7 8 6 वेरिएशन करता रहता है, इतना क्लियर है? बस इसमें क्या होता है कि चूंकि गैस की मात्रा जैसे जैसे ऊपर जाओगे कम होता जाएगा, ग्रीन हाउस की मात्रा कम होती जाएगी, और चूंकि इसमें गर्मी इसलिए आ रही है क्योंकि ये गर्म है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इतना क्लियर हो गया? बस इसके बाद में जब तुम यहाँ पहुंचते हो तो इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। जाकर के वहां पे अब ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसमें पॉज आ जाता है। क्या आता है? टेम्परेचर वेरिएशन में पॉज आ जाता है। देयर इज नो चेंजेस इन द टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट फ्यू किलोमीटर्स। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ के ऊपर जो है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी होती है, 50 किलोमीटर के आसपास, ऑन एन एवरेज कितना होगा, 50 किलोमीटर के आसपास। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर 15, ऊपर जाओगे तो कम होते जाएगा, और ये जान लो जब ऊपर की ओर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है लगभग, है ना? और क्या, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो मान लो ये 18, यहाँ पे मान लो 15, 18 किलोमीटर है, 18 छक्का 90, थोड़ा और पॉइंट वाइड ही ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहाँ पे? ट्रोपोपॉज के पास। कितना कम हुआ टेम्परेचर, वेरी डिफिकल्ट ना। ऑन एन एवरेज -40 -45 ऐसे मान लो टेम्परेचर इतना कम हो गया, कहाँ पे, पॉज के पास। जब पॉज पे पहुंचे तो यहाँ पे अब हवा की मात्रा क्या है, बहुत लीन है, थीन है, बहुत कम है, कोई टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है तो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे वहाँ पे तुम्हें अब ओजोन लेयर मिलना शुरू हो जाएगा। जनरली ओजोन का जो माना जाता है कि यहाँ पे 50 था ना, यहाँ पे ये कितना था, 7 8, तो इससे कुछ और ऊपर जाओगे थोड़े डिस्टेंस तक तो वहाँ तक ओजोन नहीं है, और ओजोन नहीं है मतलब कि पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है, ऊर्जा को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, कुछ दूरी तक टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगा, प्लस में हवाएं कम हैं, तो बहुत ही आइडियल कंडीशन होगा कि वहां से आराम से प्लेन जाए, क्योंकि रुकावट नहीं आएगी तो आराम से दौड़ो, उड़ता रहेगा प्लेन, फ्यूल कम खर्च होगा। इसीलिए दिस इज द रीजन, जहाँ पे आइडियल कंडीशन होता है प्लेन उड़ने के लिए। जब भी तुम जाते हो ना तो बताता है कि मैं इतने हाइट पे हूँ, अनाउंस करता है। उसका कारण क्या है, यही सारे बादल कहाँ होंगे, इधर सारा बादल कहाँ होगा, क्षोभमंडल की उसके ऊपर बादल बहुत रेयर केस मिलेगा, बता दूंगा आगे चल के कब मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हम तापमंडल का शुरुआत हो चुका है, तो उसके इनिशियल कंडीशंस में गैसेस की मात्रा कम, बादल है नहीं, टेम्परेचर न बढ़ रहा है न घट रहा है, आइडियल कंडीशन है यहाँ पे क्या करने के लिए, प्लेन उड़ाने के लिए, इसलिए ज़्यादातर प्लेन यहीं से उड़ती हैं। ठीक है, आप कहोगे जब ऐसी बात है तो कहते मौसम खराब होता है तो फिर हमें क्यों मना कर दिया जाता है कि वहाँ से, मतलब आज प्लेन रद्द क्यों कर दिया जाता है, जब ना ऊपर से ही है, बारिश होना है, तूफान आना, नीचे आना है, बताओ कैसा क्यों करते हैं, क्रॉस तो करना है इसी को, क्रॉस तो करना है इसी को। एक दूसरी एक और बात, कुछ एक ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आपका जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो इसके बियॉन्ड चला जाता है, बियॉन्ड मतलब उसके ऊपर के पार चला जाता है, ट्रोपोपॉज के भी ऊपर चला जाता है, वो हम पढ़ेंगे बस 2 3 क्लास के बाद किस कंडीशन में। ठीक है, बस मैंने हिंट कर दिया कि ऐसा नहीं मान के चलना कि एकदम होता ही नहीं है, यू कैन फाइंड सर्टेन
क्लाउड्स लाइक सीरस, नाम क्या है, सीरस, वो कभी कभी मिल सकता है बट अभी बात नहीं करेंगे उसके बारे में। जो सीरस क्लाउड होता है वो क्या होता है, सिंपल, एक हमारा आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो धुआं नहीं होता, क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स जमे हुए होते हैं, और ऐसे में प्लेन टकराई तो गलत। फिर से आगे बढ़ने की बीमारी, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस में वो हेलोजन बनता है। एज पर द क्लाउड एटलस देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, उसमें से एक क्लाउड में बनता है हेलोजन, नॉट ऑल। और आपका नाम बताया मैंने एक, कंफ्यूजन नहीं करने का, आराम से, ये बात समझ में आई, आपको आंसर मिला। मैं इसका आंसर ऐसे नहीं पढ़ाने वाला था, मैं पढ़ाने वाला था आराम से, आपको खुद ही जनरेट होता, फील होता कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता। लेकिन आप लोगों को तरीका वही पढ़े हो हमेशा से, टीचर आया आराम से बना दिया। देखो यहाँ तक क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर, अब यहाँ से ऊपर उठोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओजोन गैस, क्या है, ओजोन गैस है। क्या 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 पढ़ाया है, सब डिटेल बता के पढ़ाया था मैंने। हाँ थोड़ा और टाइम लेता मैं, और बेहतर डिस्कशन करता, डेलिब्रेशंस करता, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ओजोन, ओजोन क्या है, ग्रीन हाउस है कि नहीं, जैसी ग्रीन हाउस है तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ऐसे केसेस में वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर क्या बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा, ये भी आंसर सही था। जैसे कि हमारा ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, कम, और कितना कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक वैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान रहेगा, जहां पे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर फिनिश होता है वहां पे कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ऊंचाई कितनी है, ये 8 to 18, क्यों मालूम चल गया, सारी गैसेज इसमें है, डेंसिटी ऊपर जाओगे तो कम होगा, टेम्परेचर ऊपर जाओगे तो कम होगा, लेकिन यहाँ के बाद कुछ दूर तक क्या रहेगा, कांस्टेंट, पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगा, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि वो आगे बढ़ते बढ़ते जीरो पहुंच गया। हमारे एटमोसफेयर में ऐसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था। मान लो आपने 5 करोड़ रुपये लोन ले रखा हो, कमाते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, लोग अब मैं फाइनली जीरो पहुंचा हूँ, इतना कमा रहा हूँ कि जीरो पे पहुंच गया। सुनने में अजीब लगता है बट सही है। कई बार हर चीज़ पॉजिटिव अच्छा नहीं होता ना, कोई कहे कि पॉजिटिव है, अच्छा होता है क्या, जैसे HIV, तो उस नाम में नहीं फंसना है, HIV नेगेटिव रहने में फायदा है, पता नहीं, समझ में आया, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, जो तक टेम्परेचर। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि किसी स्पेसिफिक लेयर के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको बताना होगा कि हाइट, क्लियर, कि स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ओजोन लेयर की बात करेंगे, तो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे हम लोग, समताप मंडल की, तो उसमें किसका प्रेजेंस है, ओजोन का, इसका जिक्र करेंगे। और इसका काम क्या है, हीटअप करना, टेम्परेचर का बढ़ना, साथ साथ में पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के सरफेस को बचाना, उसके साथ साथ में कह सकते हो उसके लोअर वाले पार्ट में प्लेन का उड़ना, आइडियल कंडीशन होना, इतना बहुत है, क्लियर है। इस तरीके से बढ़ के अब आए तीसरे में हम लोग, तीसरे में आते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वहां से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पता है क्या है, मध्य मंडल, ये सबसे पतला है, 50 से मात्र 80 के बीच में, सबसे कम है वो। और उसकी खासियत दो ही हैं जो आपको याद होने चाहिए, या समझ लो, पहली, ये सबसे कोल्ड, चिल्ड, -80 से -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रहता है, किसका, मेसोस्फीयर का, ध्यान रहेगा इतना। अच्छा, टेम्परेचर कम, और एक खासियत ये है कि जितनी हमारे पृथ्वी पे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गिरती हैं, उल्का पिंड हो, एस्ट्रॉइड हो, वो सब यहाँ तक आते आते जनरली बर्न हो जाते हैं, तो मैक्सिमम बर्निंग कहाँ होती है, मध्य मंडल में, एक ही याद रहेगा, दो बातें ये काफी। और उसमें टेम्परेचर क्या होता है, घटता है बढ़ता है, क्या मैंने, ये अर्थ सरफेस है, ये हमने मान लिया समझने के लिए फॉर, ये कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, ये कौन सा है,
थोड़ा चौड़ा होगा स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर पतला है बिल्कुल सबसे, कौन सा? मध्यमंडल क्या बोलूंगा मैं? मेजो। इसकी खासियत मैंने बताया, इसका बताया, इसका क्या खासियत बताया, बताना। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक -100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मीटियोर्स बर्निंग। और क्या बताया मैंने, थीनेस्ट है ये, हो सकते हो थीनेस्ट। इसके अलावा और कुछ है? एनी पॉइंट? मेजोस्फियर वही बताया ना, मीटियोर्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का बर्निंग यहाँ पे हो जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम ऊपर उठ रहे हैं, आप लोग भी उठ जाओ बैठे बैठे। नहीं यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग समताप मंडल, आयन मंडल, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल सही नाम नहीं है, नाम क्या है सही? थर्मोस्फीयर। जैसे कि इसको ओजोनोस्फीयर भी कह सकते हो ना, ओजोन है। इसी तरीके से थर्मोस्फीयर में क्या है आपका? आयंस है। क्या है? किसका आयंस है? गैसों का ब्रेक होकर के। इतनी ज्यादा वहां पे एनर्जी है, सोलर का नजदीक होते जा रहा है धीरे धीरे की। एनर्जी की वजह से जो आयन से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। ऐसे केसेस में एक तो हवा बहुत कम है, बहुत ही कम, ज़्यादा होते लड़ते भी। बहुत कम है, ब्रेक हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गए, और पूरा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस ऐसा कुछ, ऐसा कुछ इसमें रहता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, एक बार यूपीएससी ने पूछा या पूछ सकता है आपसे कि इवन इफ द टेम्परेचर इज 1200 एंड बियॉन्ड, 1200 एंड बियॉन्ड इन आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, why human cannot feel that temperature? ऐसे नहीं बोलना है मीडियम, बिकॉज देर इज वेरी रेयर इन मीडियम। बहुत ही कम मात्रा में हवाएं वहां प्रेजेंट हैं जिससे हमें फील नहीं होता। सिंपल सी बात है। वेट, फिर आगे बढ़ रहे हो, अभी तो शुरू ही किया मैंने। समझ में आ गया इसका आंसर ना? यू कैन से, यू शुड से, बट ओनली दिस रेलेवेंट एट द राइट टाइम। आप लोगों को एक कॉमन में टर्म है, ऐसी दवाएं बिल्कुल सही समय पे, सही मात्रा में, सही डोजेज में, और सही मतलब जितनी टाइम होना चाहिए उतना दिया जाए, बेस्ट सूट करता है। ये क्लास में सर को मैं कुछ चीज़ छोड़ता हूँ क्या क्लास में? क्या बताया मैंने? टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आयन में कन्वर्ट हो गया है, गैसेस बहुत कम है, जाओगे टेम्परेचर फिल नहीं होगा। अब इनके आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे। जो आयन में कन्वर्ट हो गए हैं, का क्या बेनिफिट्स है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? बेनिफिट तो है कि वहाँ पे जाओगे तो टेम्परेचर फिल नहीं होगा। साथ में क्या है, यहाँ से अगर कोई भी रेडियो वेव तुमने छोड़ा, सिग्नल जाएगा ऊपर स्पेस में, लेकिन इनके पास ऐसा इनका गुण है प्लस माइनस होने की वजह से कि रेडियो वेव को वापस ट्रांसमिट कर देता है बैक टू अर्थ। इस प्रकार से हमारा ओजोन लेयर आने वाले विकिरण को वापस भेज देता है, अल्ट्रावायलेट को। हमारा जो अर्थ ट्रोपोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यहाँ से जो रेडिएशन जाती है उसको वापस। इसी तरीके से ये रेडियो वेव को ध्यान रखना, अलग अलग गैसों का अलग अलग एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन पावर्स होती हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि अल्ट्रावायलेट जिन गैसें को ऑब्जर्व कर रही हैं उन्हीं गैसों को H2O भी कर ले, उन्हीं को ओजोन भी कर ले। ठीक है, तो ये अलग अलग गैसें, तुम सोचोगे कि क्या हुआ कि इतने सारे क्यों हैं, सिर्फ ओजोन होता काम चल जाता? नहीं, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, जिसके गैसों को ट्रैप करते हैं। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है कि मीथेन किसको करेगा, H2O किसको करेगा, ओजोन किसको करेगा, एंड इसी तरीके से अलग अलग। मेरी बात समझ में आ गई? हर गैस का क्या होता है, अलग अलग। जैसे आप क्लास में बैठे हुए लोग हो, हर एक मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट, तो कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पावर उनका ज़्यादा है, किसी का उसमें कम है, इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से। बट इसीलिए मैं इतना धीरे से और सबको लेके चलने की कोशिश करता हूँ कि अगर यही टॉपिक को पढ़ाना होता, सिर्फ इनको इंटरेस्ट है, उनको पढ़ाना होता तो मैं बहुत फास्ट निकलता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि सबको लेके चलना है, पॉइंट पे आते हैं। बात समझ में आई? तो हर गैसेस का अपना एक होता है स्पेसिफिक
रेंज जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, अवशोषित कर लेंगे वो, ट्रैप कर लेंगे या वापस भेज देंगे टकरा करके। हर गैस का अलग होता है, मीथेन का अलग, और उसमें सबसे खासियत किसकी है, स्पेशल कौन सा है, H2, उसका रेंज बहुत ज़्यादा है। कैसे रेंज ज़्यादा है, कैसे रेंज ज़्यादा है, क्योंकि वो इनकमिंग वाले को भी और आउट गोइंग वाले को भी ट्रैप कर लेता है। इसका मतलब कि उसका रेंज ज़्यादा होगा। फ्रिक्वेंसी चाहे जो मर्जी हो, वेवलेंथ जो मर्जी हो, एनर्जी जो मर्जी हो, मेरे पास आओगे तो बिना बदले नहीं जाओगे। कम ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इस एग्जाम में आप बैठ जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है उसमें तुम्हारा नाम ना आए, आना ही चाहिए, आएगा ना, ऐसा ही हो। कहाँ पहुंच गए हम लोग, इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर कोई सिग्नल आपने छोड़ा तो इसकी गुण क्या होते हैं, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो होता क्या है कि कोई चीज़ नेचुरल होता है और कोई चीज़ कंट्रोल्ड होता है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो कि एक खास फ्रीक्वेंसी पे खास वेवलेंथ के साथ में एक खास एरिया में जाए, के लिए मशीन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और मशीन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से गया अपनी मर्जी से नीचे आ जाएगा। जैसे कि आपको टेम्परेचर रूम में चाहिए, एक तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा है, और दूसरा आप एसी लगा दो, फैन लगा दो, कूलर लगा दो, थोड़ा कंट्रोल करते हो ना मशीन लगा करके। ठीक उसी तरीके से अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो वेव है तो कम्युनिकेशन कर सकते हो उससे, वेव्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अदर। क्या है कि आराम से अगर आपने सेटेलाइट लॉन्च कर दिया, यहाँ पे रख दिया, बेहतर कर पाएगा वो, और नहीं तो नॉर्मल तो कर ही पाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप अपना रेडियो खुद का बनाना चाहो, यू कैन कंस्ट्रक्ट, इट्स वेरी इजी, नो नीड टू टेक एनी स्पेक्ट्रम, सेटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा, जो नेचुरली अवेलेबल है ना, वो जैसे सनलाइट है, कोई भी विटामिन डी बना ले धूप सेक करके, नहीं समझे। अगर समुद्र के पास हो, तुम्हें आता है, नमक बना लो, नेचुरली है। अब उसी में तुम्हें आयोडीन मात्रा एक्स्ट्रा मिलानी है तो फिर मशीन चाहिए। समझ में आ गई, क्वालिटी बढ़ाना है तो मशीन चाहिए, है ना, विनिर्माण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर नॉर्मल चाहिए तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हाइट 80 किलोमीटर के बियॉन्ड, 480 तक, क्लियर। टेम्परेचर मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस, आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, हवाएं बहुत पतली हो चुकी हैं, रेयरर हो चुकी हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इन आयन का गुण क्या है कि ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, दैट्स व्हाई दे हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। गुड। अब ध्यान सुनो, यहीं पे जितने भी सैटेलाइट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट वाले, वो सब कहाँ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जानते हो, वो यहीं पे है। ज़्यादातर हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे जो भेजते हैं सेटेलाइट, वो सब कहाँ होते हैं, यहीं। अब जो कल्पना चावला की बात कर रहे हो, कहाँ गई थी, यहीं पे। क्यों गई होगी, जैसे एक नहीं कई सारे रिसर्च, जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशन उतना ही है क्या जितना अर्थ के पास है। मान लो दो मटेरियल मैंने लिया, जो अर्थ में मिलाने की कोशिश करो, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो भारी वाला जो होगा डेंसर डेंसर वो नीचे चला जाएगा, तो कम डेंस होगा ऊपर आ जाएगा, उनकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुम वहाँ चले जाओ जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ऐसे केसेस में लोहे का कण, हमारे हेयर्स, वुड का डस्ट, सबको एक साथ ऐसे रखो, जैसे जिसको लगा तो आराम से एडजस्ट कर सकते हो ना, वेरी इजी टू अरेंज रीअरेंज। जब तुम जाके नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट, नैनो पार्टिकल्स, वेरिएशन के अलावा जीन एडिटिंग की हम बात करते हैं, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे ग्रेविटी में नहीं हो सकती हैं लेकिन वहाँ हो सकती हैं। जैसे वहाँ पानी कैसे पीते हैं, पानी को लोग ऐसे पी लोगे, कैसे पीना पड़ेगा, अगर पानी को ऐसे करोगे तो क्या होगा, ग्लास उल्टा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये है वैसे ये है, अगर उल्टा है, अगर उसको तुम हल्का थर से निकाल दो बाहर, तैरता रहेगा। एक पानी पकड़ के खाते रहो। बात समझ में आ गई, इन दे कन्वर्ट देयर यूरिन इनटू वाटर अगेन, क्या करके, रिफाइन करके। इतना डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है ना, कैरी करके ले जाओगे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब समझ में आया, यहाँ से वहाँ जाना हो तो फ्रिक्शन है, चल पाओगे, फ्रिक्शन इसलिए है, जो चीज़ तुम कहते हो यहाँ बहुत ही रुखड़ा है, वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटी है, नहीं होगा तो रुखड़ा होगा ये। जाओ स्पेस में तो उसको
दबाओ पीछे को, कुछ नहीं होगा। ने इधर ऐसे किया तो चलते रहोगे, कुछ होना चाहिए वेट, अदरवाइज निकल गए तो बाहर निकल गए। स्पेस वॉक पे फॉर अनलिमिटेड टाइम। व्हाट इज इट इज कॉल्ड वेन एवर यू जस्ट कम आउट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड डू सम चेंजेस? कभी नट बोल्ट ढीला हो गया सपोज एग्जाम्पल के लिए, क्या बोलते हैं? स्पेस डॉकिंग। डॉकिंग कहाँ होता है ज्यादातर? ये बात समझ में आई? डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा डिटेल में, बट आइडिया होना चाहिए आपको। उसी डॉकिंग कैसे होता होगा? रस्सी बांध करके कुछ ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट कमर में, ऐसा नहीं कि बाहर गए और जा करके थोड़ा वो चेंज करने की कोशिश किया, अब अंदर जाने वक्त छूट गया हाथ, अब तुम जाओ दूर जा रहे। कौन सी? हाँ, ग्रेविटी मूवी देख सकते हो, मार्शियन वाला जो मूवी है देख सकते हो। एक मूवी ऐसे जरूर देख लेना, क्योंकि तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, साइंस टेक तुम्हें पढ़ना है, तो बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था द कोर मूवी, जरूर एक बार देख लेनी चाहिए, समझ में आ जाएगा। कौन सा? नहीं, यहाँ पे नहीं, डेब्रिज जहाँ पे होगा वहाँ पे स्पेस होगा, सेटेलाइट, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बियॉन्ड जाना होता है। लेकिन ये समझ में आया इसका खासियत? उसके ऊपर वाले खासियत सिर्फ एक है, इसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, और ये लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मान लेते हैं हम लोग। और इट मर्जेज विद द स्पेस, जिसको बोलते हैं हम लोग, इट मर्जेज विद स्पेस। और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है घटता है? घटता है कि बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा अलग बात है, तुम्हें पता नहीं चल, पता तो यहाँ भी नहीं चल रहा था, पता तो यहाँ भी नहीं चल रहा था। टेम्परेचर अब बढ़ेगा, अब उसके बाद जैसे जैसे तुम कुछ जाते जाओगे सूर्य के, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये यहीं के बाद शुरू हो गया, मेसोस्फीयर के बाद शुरू हो गया, क्योंकि मेसोस्फीयर तक हमारा गैसेस का गर्म होना ना होना उन पे डिपेंड कर रहा था, उनका अमाउंट कितना था नहीं था, बस ग्रीन हाउस गैसेस थे, अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर था। अब जैसे तुम अपने गांव क्षेत्र में हो, लोग तुम्हें जानते हैं, मान लो कि तुमने 2 4 मर्डर किए हुए हो, आसपास के लोग डरेंगे समझेंगे, बहुत इज्जत करेंगे, कुछ लोग पास आना चाहेगा, कुछ लोग दूरी रहना चाहेगा, हर चीज़। लेकिन तुम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाओ, यू आर जस्ट अ कॉमन मैन फॉर अदर पीपल। रिक्शा वाला भी कोई गाली देके निकल जाएगा, अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो वो नहीं जानता तुम्हारे बारे में, है? ये जितने थे सब यहीं तक थे, इसके ऊपर कॉमन मैन। नाउ सन इज द बॉस, देयर इज नो लॉ देन अदर देन सन। समझ में आ गया? गुड। ये था आपका। है? अब इसको आप लोग देखो, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक चीज बताना भूल गया, ये जो हमारा थर्मोस्फेयर था, आयंस था ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ऑरा इसी में दिखता है। और ऑरा क्या होता है? और ऑरा क्या होता है, किस घटना को कहते हैं ऑरा? और ऑरा किसको बोलते हैं? आसमान में जो लाइट आपको अलग अलग कलर में दिखता है चमकता हुआ, उसे क्या बोलते हैं? ऑरोरा। ठीक है? अगर वो साउथ में चमकता है तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, नॉर्थ में तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। नाम याद रखना, ऑरोरा। और कुछ ना याद हो तो ऑरा याद कर लो, एक ऑरा, ऑरोरा। जैसे टेम्परेचर एक और, जैसे ये देखो इधर क्या है, ये क्या है? अल्टीट्यूड, हाइट, पृथ्वी की सरफेस। इधर क्या है? टेम्परेचर। यहाँ जीरो क्यों रखा है? क्यों नहीं? अच्छा, वॉट एवर इट इज, ये है 15 के आसपास टेम्परेचर हमारा अर्थ का। ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ पे एवरेज दिखाया है बनाने के लिए, 8 से 18 था ना, उसने 10 मान लिया एवरेज की ट्रोपोपॉज है। कहीं पे 7 पे होगा, कहीं पे 8 पे, कहीं 9 10 से 14 18 तक होगा, 20 तक भी हो सकता है। एवरेज क्या ले लिया? 10 हमने। जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर आ रहे हो, इस हाइट बढ़ रहा है तुम्हारा, हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर जीरो की तरफ आ रहा है। देखो जीरो, -20, -40, -60, दिखा रहा है क्या कि टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ तक हुआ। अब यहाँ देखो कुछ देर तक सीधा है, का मतलब क्या है? ट्रोपोपॉज के जब इनिशियल स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर करते हो तो वहां पे गैसेस है नहीं, ग्रीन हाउस गैस है नहीं, ओजोन भी नहीं है। ऐसे केस में वहां पे क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट।
लेकिन जैसे ओजोन की मात्रा बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बढ़ के कहाँ पहुंचा देखो, ये क्या है, सर्च करने, ये है जीरो। देखो है जीरो के पास, कहा था मैंने, टेम्परेचर कहाँ हो जाएगा, एट द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, टेम्परेचर कितना हो गया। अब यहाँ के बाद से फिर वही ट्रोपोपॉज, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, नॉट ट्रोपोपॉज, स्टेटोपॉज। इसके बाद क्या हुआ, फिर से बढ़ेगा घटेगा, फिर से घटेगा, और सबसे ज्यादा घटेगा द कोल्डेस्ट, कौन सा है देखो, द कोल्डेस्ट, -80 -100 तक चला जाता है, कौन सा, मेसोस्फियर। और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम, ऊपर से वो आ रहा हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन, तब तक जल के भस्म, ठीक है। कौन, मीटियोराइट, देखो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे ये मीटियोर्स, जहाँ बर्निंग सबसे ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर घटा के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, और देखो यहीं तक लिया है इसने, मेजो स्फीयर तक ही लिया है। मेजो स्फीयर के बाद टेम्परेचर लगातार क्या है, बढ़ना है। ये कौन सा मैथमेटिकल सिंबल है, ये सिग्मा। हाँ, तो ध्यान रखो कभी कंफ्यूजन ना हो, पीएससी में थोड़ा सा समझने वाला ना, ऐसे तुम देखते होगे तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब डिस्कस कर लिया, ध्यान आ गया कि यहाँ पे टेम्परेचर 20 से घट के जीरो की तरफ से -45 तक आ गया, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया, जीरो तक, फिर घटना शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया, -80 से -100 तक, और फिर बढ़ते चला गया एक्सपोनेंशियली। ऐसे मैंने बोल दिया एक्सपोनेंशियल, लगातार बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वर्ड होता है, जैसे e⁻x, समझे, सिंपल मैंने कह दिया, मान लो x⁻x, एक एक्स स्क्वायर में, दूसरा एक्स क्यूब, अगला x⁴ में, तो कितना तेजी से बढ़ेगा वो, कैसा ग्राफ होता है पता है, कैसा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, बोलो। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे मैंने टेम्परेचर अल्टीट्यूड कहा और यहाँ पे टेम्परेचर कहा, देखो तो ये अल्टीट्यूड के साथ बढ़ तो रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ पे जब देखोगे थोड़े से ही अगर डिफरेंस देखोगे तो कहाँ भाग रहा है ये, उल्टा कर लो, यहाँ टेम्परेचर कर लो, ये अल्टीट्यूड कर लो, तो ये ज़्यादा सही लगेगा। एनीवेज, जो नहीं पढ़े जरूरत नहीं है आपको ग्राफ पे जाने का, समझ में आ गया। चलो, प्रोपोपॉज, अब जो मैंने बातें बता दी हैं नोट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ, 8 से 18, क्लियर। मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, जैसे से ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन होते हैं सारे कहाँ होगा, जैसे कि हवा का बहना, बादल का बनना, बारिश होना, तूफान आना, टोर्नेडो आना, ये सब कहाँ होगा, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सब कहाँ होगा, सब के सब इस क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फेयर में होगा। और एक खास बात और जान लो, जो हवाएं ऊपर की ओर उठती है ना, गर्म होकर के, हमारा प्रेशर कुकर है, निकला, तो क्या वो स्पेस में जाता रहता है, एक समय के बाद वो विनेश हो जाएगा या फैल जाएगा, नहीं तो दीवार तुम्हारा है ना ऊपर एक, वहां तो फैल जाएगा। इस तरीके से मान लो एक दीवार जैसा, जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, वहां के ऊपर हवाएं नहीं उठती हैं इन जनरल, प्रायः, प्रायः कह रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शनल केस होगा, ध्यान रहेगा। ये भी एक वजह है, तो हम लोग क्या मानते हैं, ट्रोपोस्फेयर वहीं तक, और इसी में सारी इवेंट होती है, जहां हवाएं हैं वहीं पे सारा कुछ होगा, क्लियर है। कि आप जहां पे रहोगे वहां यूपीएससी की बात होगी, मैं ऐसा मान चल रहा हूँ, ऑलवेज दे, समझ में आ गया पूरा, आगे बढ़ जाऊँ, कितना टेम्परेचर, -80 तक, -45 से, डन। हो गया क्या, हाँ बिल्कुल, अभी ये पढ़ लो, वो अलग चैप्टर ही है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। हाँ, और उसके मैं बताऊंगा, इतने तरीका बताऊंगा जितना तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी।
मंडल, ठीक है। नींद आ रही है क्या? ये कहते हैं आग में घी डालना। यही लड़का है जो एक बार बताया था, साथी दोस्त गए थे जॉब इंटरव्यू के लिए। ऐसा बहुत अच्छा लड़का है, आज तो दारू पी के भी नहीं आया है, देखिए एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। और सच में नहीं पी के आया था, मतलब क्या कहना चाह रहा था? क्या इसका मतलब हुआ? डेली पीता है, आज नहीं पिया। स्मार्ट माइंड, हाँ। दिमाग तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? बता दूं? बताया था ना आप लोगों को? नहीं बताया है? तीन दिमाग की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं रबड़ की तरह स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज रबड़ की तरह, उसमें तुमने कील ठोका, जब तक अंदर है छेद है, निकाला छेद बंद। मैं कितनी बातें बताऊं, जब तक क्लास में हूँ दिमाग में है, जैसे ही मैं गया दिमाग से बाहर। ये थर्ड कैटेगरी होता है। सेकंड, लकड़ी की तरह कील ठोका, जितना अंदर है जब तक है, बातें हैं, निकाला फिर भी उतना छेद तो है। जितनी बातें बता दी मैंने उतना आपके पास से निकल गया, तभी उतना ही है लेकिन ज़्यादा नहीं है उससे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। सेकेंड कैटेगरी, इतने वालों का भी यूपीएससी हो जाता है, बशर्ते कि टीचर सब कुछ पढ़ाए। और थर्ड होता है कि जो बातें बताई, जैसे मान लो थोड़ा बहुत हिंट किया आपको मैंने, बांस की तरह, बैम्बू की तरह छेद किया, तो थोड़ा सा बाहर जाते हो क्रैक करके पूरा कुछ उसका स्कैन करके और भी इंफॉर्मेशन निकाल लेना। इन मामले में महिलाओं का दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, बशर्ते कि वो लगाएं, और जो लगाती हैं वो टॉप भी कर रही हैं, है ना। एक बात बताओ, तो तीसरी तरह के, तो अगर जो लोग थर्ड कैटेगरी वाले हैं, वो ज़्यादातर असफल सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हर जगह तीसरा कैटेगरी दिमाग लगा देते हैं। पार्टी में भी, मूवीज़ में भी, वेब सीरीज देखेंगे तो आप पूरा फिनिश करके मानेंगे। तो यही गड़बड़ है ज़्यादा, जैसे कि आज के ज़माने में सियार ही जीतता है, कछुआ नहीं। ध्यान सुनो, लेकिन ज़्यादातर सियार अभी भी किसी गलत डायरेक्शन में दौड़ जाते हैं, होते नहीं हैं, गलत डायरेक्शन में दौड़ जाते हैं। जो सही रहता है जीतता है, कछुओं के लिए जगह नहीं है। प्लीज़ समय के साथ बढ़ो, स्टडीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आर टूडेज क्वालिफाइंग। All these events, cyclone, anti-cyclone, whatever you see, the lightning strike, cloud formation, है ना, wind movement, all those happening in troposphere only. आगे बढ़ो। डन। बस ठीक। जैसे हम, बाकी तो हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में। क्या है कि नॉर्थ पोल की तरफ से अलग है, साउथ पोल में अलग है, बाकी जगहों पे अलग है, तो कितना होना चाहिए। आगे क्वेश्चन आप लोगों से मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, अभी जब कुछ टॉपिक है लगता है कि मैं पढ़ा खत्म कर दिया। अभी आगे बढ़ते जाओ और देखो होता है क्या क्या। अब ओजोन के बारे में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन से महीने में सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण होगा और क्यों। हाँ, और क्यों, नॉर्थ में क्यों तो साउथ में क्यों, सब। लेकिन ये सब पता है कौन सा क्वेश्चन, मैं क्लाइमेटोलॉजी का सारा बेसिस कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक आधार पे आंसर दोगे सही नहीं होगा, कंप्लीट होगा। तो ये सब छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। क्या मतलब? ये ध्यान नहीं है मुझे, मैंने यही सीखा है कि चीज़ें रेलिवेंट निकाल लो, बाकी छोड़ दो। अब याद रखो कौन सा साल पूछा था, ये पता होना चाहिए कि भाई डेजर्ट कहाँ बनता है, क्यों बनता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, काफ़ी है, उसका आंसर पता होना चाहिए। आगे, कौन से साल पूछा, इससे क्या मतलब है? ट्रोपोस्फेयर के बिना यूपीएससी का कोई भी साल एग्जाम नहीं होता है, वो वर्ड यूज करे या ना करे।
सारी घटना यही घटती है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी ट्रोपोस्फियर में तो है। याद रहेगा ये वाला। एट द रेट क्या होता है? योर लाइफ इज डिक्रीजिंग एट द रेट 1 day every day। हो गया इतना? नाउ दिस। तुम मंडल पे अच्छा कमांड कर रहे हो, वरना कमांडर उठा लेना बाद में। ये तो समझ आते हो बहुत जल्दी। कमंडल से दूरी रहो, और मंडल से भी। क्या मतलब हुआ? मंडल कमीशन, जो पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, मंडल कमंडल की लड़ाई 1992, नहीं पता ये सब? पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है? जिनको नहीं पता है, देख रहे हैं आंखों से, मालूम नहीं पता है, प्लीज घर पे पढ़ लेना क्या होता है। डन। मेजोस्फीयर, थिनेस्ट, कोल्डेस्ट, मेटियर्स बर्निंग, बस। बट काफ़ी है उतना ही। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज लिखा है कि धीरे धीरे क्या होता जाता है। या तो मैं बैठ कर रात भर टाइप करूँ? डन। ये चेंजेस 2000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे आयन ज़्यादा हो जाएगा, अगर तो ज़्यादा फिल कर लोगे बढ़ जाएगा, जहाँ पे कम वहाँ कम। ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है 1200 के आसपास। ये 2000 भी कई जगह लिखा है। नासा वालों को ज़्यादा इन मामलों में मान लेना चाहिए, या इसरो। बाकियों का नहीं। ये बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लिख दे रहे हैं। वही लिख रहे हैं शराब पीने के फायदे। पता है ना वो, तब उसे बोलते हैं पेड रिसर्च। का फायदा हो कि आपकी जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो आप पढ़ते हो, आप सबको पता है कि हिस्ट्री बायस्ड है। बायस्ड है, पता है ना? जो राजा होता है अपने बारे में लिखवाता है। अब सिकंदर महान अपने साथ 3 हिस्टोरियन को लेकर चलते थे, तो जो लिखा वही पता है, बाकियों को क्या पता है सिकंदर कहाँ गए, क्या किया। पता लगा 2 झाप खाया, लिखवा दिया 2 झाप मारा। है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, किसने कहा था? ये कहानी में तो बताया गया है कि जो पौरस राजा था हमारा पंजाब का, है ना, सिकंदर वहां तक पहुंचा था, बोला था आओ मुझे रसरण ग्रहण कर लो। हिस्ट्री ने तो ये लिख दिया। क्या पता यही जीत गया हो, इसने पकड़ ले बंदी बना लिया हो कि हार था के तो सब लोग, इसने पूछा हो और वहीं से वापस चला गया हो करके। है तो लिखा है। जैसे कि आज जमाने में आप लोग पढ़ते हो ना, ये पॉलिसी, ये प्रोग्राम, इतनी नौकरी दी गई, इतना डेटा, कितना सही कितना रेलिवेंट, पता है ना, चाहे कोई भी सरकार हो। ये कि नहीं, आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो बायस मत होना। हर जगह ये ना, अभी भी कई सारे पार्टियों की सरकारें हैं। की बात कर लो, केरला हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, कोई भी हो, वेस्ट बंगाल हो, बातें लिखी होती हैं सब वही होती हैं क्या? आपको प्रॉपर तापमंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आप कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। ऑरोरास, अरोड़ा नहीं। तो है अरोड़ा क्लास में? अरोड़ा की दिखाई क्यों पड़ता है? कारण आपने बताया था सही। ये हो चुका। देख लो दिखा देता हूँ कैसे।
बहिर्मंडल। आज नहीं, कल दिखाता, टाइम ज़्यादा होगा, रोज लेट हो जाता हूँ मैं। बताना होता तो नाम लेता। कहाँ जाना है। ऑलवेज ट्राई टू बी करेक्ट। ये क्या है? आ गया? क्या क्या अरोरा सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे दिखाई पड़ता है? बाकी प्लेनेट से भी आप देख सकते हो। इशू इसमें कैसा? जरूरी क्या ऐसा ग्रीन ही दिखेगा? लेकिन वेर इन पिंक, रेड, ब्लू, येलो, समथिंग लाइक दिस अरोरा। दिखना कल, ये देख लो। ये अरोरा कल पढ़ेंगे। देखो ये क्या है? सूर्य फ्लेयर निकला। कर करो, ये कहाँ जा रहा है? सोलर फ्लेयर है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और देर कमिंग, कोलाइडिंग, व्हाट हैपनिंग। देखो ये कहाँ पहुंचा? पोल के पास। कहाँ पहुंचा? पास। और बाकी ब्रेक से होने से बच गया तो हम बच गए। कहाँ दिखाई पड़ेगा वो? इसलिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास जाओगे तो यहाँ और यहाँ दिखेगा वो चार्जेस। ऑफ कोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार बना हुआ ब्रेन सेल की तरह जो डेड हो गया तो वापस नहीं बनेगा। याद रखना, जो ब्रेन सेल्स होते हैं वंस डेड, डेड फॉर एवर। डेड, कभी बुखार हो तो जल्दी से उसका इलाज कराओ, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन ये तो लगातार अर्थ के अंदर क्या हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से इनविजिबल यहाँ पे आएगा, ब्रेक का फिर से बन जाएगा तुरंत। इसलिए एक आया जो फर्स्ट ब्रेक में तोड़ा, दूसरे के लिए फिर उसको ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे वो। समझ में आ गया चीजें? और क्यों दिखाई पड़ता है नॉर्थ पोल साउथ पोल? अब इसको इमेजिनेशन कराना मुश्किल होता है, लेकिन अब तुम्हारे लिए मुश्किल। नाउ यू नो हाउ इट वर्क। आ सकता है, अभी तक यूपीएससी गया है, थोड़ा साइंटिफिक। कैन आस्क एनी टाइम एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। कवर कर लिया है प्रॉपर बड़े में। क्या दिखा रहा है, पड़ रहा है? व्हाट मेक्स दिस हैपन, बता चुका हूँ, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। सेम चाहो तो ऐसे डायग्राम बना सकते हो। आया, टकराया और कहाँ गया? के पास, एंड दैट्स व्हाई सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर। ठीक है? ये कौन सा है? अरोरा। Does other planet get auroras? Answer yes. For example, see. So beautiful. So elegant. Okay. Then ये अब अरोरा साहब को यहीं रेस्ट करने देते हैं। कल इस बारे में नोट करके आगे बढ़ेंगे।